वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने की विधियाँ, यानी उसकी सूखा चारा जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उन विधियों का वर्णन अध्ययन करेंगे। कल हमने जितनी भी विधियां थी उनका हमने चार्ट के रूप में अध्ययन किया था और शॉर्ट में समझाया था आपको कि भाई वो कौन कौन सी विधियां उसमें क्या करते हैं। आज हम उनको डिटेल में अध्ययन करेंगे कि भाई ये मेथड जो है क्या है। तो सबसे पहले जो सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने या न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करने का जो मेथड है उसमें है भौतिक उपचार, फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम भौतिक रूप से उसको उपचारित करते हैं। कोई केमिकल, कोई जैविक क्रिया कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भौतिक में उसको चारे को काट सकते हैं, उसको पानी में भिगो सकते हैं, पानी में उबाल सकते हैं, ये भौतिक है। तो इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले स्ट्रा को पानी में डुबोना। स्ट्रा मतलब भूसा, स्ट्रा या भूसा, सूखा भूसा जो होता है, सूखा चारा, उसको पानी में डुबो देते हैं, सुखा देते हैं। यानी अब इसके अंदर क्या वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिए थे। सबसे पहले 1978 में 1978 में एक वैज्ञानिक हुए थे, मुदगल नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने कहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है रूमिनेट पशुओं में, जुगाड़ी करने वाले पशुओं में धान का पुआल, जिसे पुआल बोलते हैं, जिसको हम पराली बोलते हैं, धान की पराली या गेहूं का भूसा जिसे हम आम भाषा में तूड़ी बोलते हैं, वही ज़्यादा रूमिनती पशुओं में खिलाई जाती है। वो ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शुष्क पदार्थ के रूप में लगभग 70% जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आप लोगों को पता है, आपने पहले पढ़ रखा है कि भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट 70% होता है। लेकिन जो पौधे की दीवार होती है, यानी जो पौधे का तना है, गेहूं का या चावल का, उसकी जो दीवार है, उसकी जो वाल है तने की, उसके अंदर लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होती है। लिग्निन जो तत्व, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और ये लिग्निन जो है ये हेमीसेलुलोज, सेलुलोज को बांध के रखता है। हेमीसेलुलोज और सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसको बांध के रखता है। और जब उसको बांध के रखता है तो जो रूमिनेंट है, उनके पेट में जो सूक्ष्म जीव है, उनके द्वारा जो पाचन क्रिया जो है रूमन में हेमीसेलुलोज सेलुलोज की काफ़ी मुश्किल से होती है। यानी सूखे चारे का जो पाचन क्रिया वो बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि उसके तने में, दीवारों में लिग्निन चिपका रहता है। लिग्निन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब हम गेहूं के चारे को, या मान लो इसके गेहूं का चारा जिसे हम बोलते हैं तूड़ी, उसको अगर हम पानी में डुबो के रखते हैं तो पशु जो है इस शुष्क पदार्थ को ज़्यादा खाता है। जब भीग जाता है तो वो स्वादिष्ट हो जाता है और पशु उसको ज़्यादा मात्रा में खा पाता है, जिससे क्या है कि वोलेटाइल फैटी एसिड उत्पन्न होते हैं। मतलब वाष्पीय वसा अम्ल फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर आप जौ के भूसे को पानी में डुबो, जौ का भूसा जो है, जौ की तूड़ी जिसे बोलते हैं, उसको अगर पानी में डुबाओ तो उसकी पाचकता पर असर नहीं पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, क्या पानी में भिगोने से जौ का भूसा या जौ की तूड़ी जो है उसकी पाचकता पर असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अगर मान लो हम ये देखते हैं पेडी, यानी चावल का भूसा, पुआल जिसे बोलते हैं, तो उसमें पोटेशियम व सोडियम ऑक्जिलेट और सोडियम ऑक्जिलेट अधिक मात्रा में होते हैं, और कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है वो कम मात्रा में होता है। सोडियम पोटेशियम ऑक्जिलेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है चावल के भूसे में कम मात्रा में होता है। जब उसको पानी में डुबो देते हैं, हम पानी में भिगोते हैं, पानी में सोक करते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम तो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है वो पानी में नहीं घुलता है, वो भूसे में ही बना रहता है। और जिससे क्या है, भूसे की पाचकता बढ़ जाती है, क्योंकि पशु को कैल्शियम उससे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कैल्शियम मिलता है जिसकी आवश्यकता बहुत होती है, इसलिए उसकी पाचकता या पाचक मूल्य बढ़ जाता है। चावल और मक्का का भूसा जो है, चावल और मक्का, इनका भूसा पानी में डुबाने से वो रुचिकर हो जाते हैं, यानी खाने के लिए उनमें पशु की रुचि बढ़ जाती है, तो पशु आहार को ज़्यादा खाता है। स्ट्रा को पानी में डुबाने से एक फ़ायदा और होता है, जब हम भूसे को यानी तूड़ी को या जिसको हम बोलते हैं पराली को,
इसको अगर हम पानी में डुबोते हैं तो उसमें जो मिट्टी लगी होती है वो भी धुल जाती है, मिट्टी हट जाती है और पशु उसको आराम से खाता है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं तो उसमें मिट्टी लगी होती है वो पशु खाता है तो उसको पशु बीमार हो सकता है, तो ये फ़ायदा है। सेकंड मेथड है भौतिक उपचार का कुट्टी करना, यानी चाफिंग और चॉपिंग ऑफ पाउडर, कुट्टी करना यानी कुत्तर करना। हमारे घरों में मशीनें हैं, सबके घरों में, किसी के घर में हाथ वाली मशीनें जो पशु पालते हैं, किसी के घर में मशीन से चलने मतलब इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल से चलने वाली मशीनें हैं। तो पशु को जब संपूर्ण पौधा जो है, पूरा पौधा अगर पशु के आगे खाने को डाल दें, जैसे मान लो कड़बी है वगैरह ये, तो पशु क्या उसको एक तो सिर्फ पत्ते पत्ते खाएगा, जो पेड़ उसका तना है उसको नहीं खाएगा, यानी पूरा जो पौधा है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको छोटे छोटे अगर टुकड़े करके खिलाते हैं तो पशु पूरा आहार खा सकता है। और इसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने को कुट्टी करना या कुत्तर करना, हमारी भाषा में कुत्तर बोलते हैं, कुत्तर करते हैं। ये टुकड़े जो है, कुत्तर काटने वाले टुकड़े जो है, इसकी लंबाई होनी चाहिए 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 आधा सेंटीमीटर के लगभग सब समान रूप से कटे होने चाहिए। और कुट्टी करने के 3 तरीके हैं। सबसे पुराना तरीका क्या था, हमारे घरों में एक लकड़ी का जिसे हम बोटनी बोलते थे, वो ज़मीन में गाड़ देते थे, लकड़ी का टुकड़ा होता था उसको गाड़ देते, जिसको बोटनी बोलते थे। उसके ऊपर भी चारे को रख के हाथ से पकड़ के, एक होती थी गंडासा, जिसे गंडासा बोलते हैं, उस गंडासे से उसको काटते थे, हाथ से काटते थे। लेकिन ये मेथड आजकल आउट ऑफ डेटेड हो गया, इससे आजकल कोई नहीं काटता है ये। लेकिन ये तरीका याद रखना है कि 3 तरीके कुट्टी काटने कौन कौन से थे। एक तो है हाथ से, हाथ के गंडास से, गंडासी जिसे बोलते हैं गंडासा, और एक होता है हाथ चलित कुट्टी की मशीन, कुट्टी काटने की मशीन हाथ से चलाने वाली, और एक होती है बिजली से चलाने वाली कुट्टी मशीन। 3 प्रकार के मेथड है। चॉपिंग के क्या लाभ हैं, जो हम कुत्तर करते हैं या चॉपिंग करते हैं, इसके क्या क्या लाभ? इसके लाभ ये है, एक तो इससे पौधे का वेस्टेज नहीं होता है, जो चारा आप डालते हो उसका वेस्टेज नहीं होता है। दूसरा क्या है, इसमें चॉपिंग करने के बाद में चारे में दाना जो है आसानी से मिलाया जा सकता है। जैसे दाना मिलाते हैं ना हम चॉपिंग करके, तो उसमें दाना आसानी से मिलाया जा सकता है। कुत्तर करने में साइलेज आराम से बनता है। साइलेज मैंने आपको बताया था पीछे जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी न्यूट्रिशन की, तो उसमें साइलेज बताया था कि साइलेज क्या है, चारे को संरक्षित करने का एक तरीका है। जब हरा चारा खूब मात्रा में उपलब्ध होता है तो उसको चारे को काट के, हरे चारे को, और ज़मीन में गाड़ देते हैं, ऊपर से उसको ढक देते हैं और उसको एनारोबिक कंडीशन में पैदा करते हैं, यानी हवा बिल्कुल निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड बनते हैं, जिससे क्या है चारा संरक्षित रहता है। यानी ये इसको हम मतलब कि एक प्रकार का अचार भी बोल सकते हैं, पशु अचार है, ये अचार का काम करता है। तो अगर हमने कुत्तर कर रखी है, कुत्तर कर दी है चारे की, तो उसमें साइलेज बनाने में आसानी होती है। चॉपिंग और कुत्तर किए हुए चारे को अधिक मात्रा में आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी रहती है। कुत्तर करने से जो रूमन में सूक्ष्म जीवी, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, सूक्ष्म जीवी जिसे बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे रेशे को पचाते हैं, जो सूखे भूसे को पचाते हैं, पचाने का काम करते हैं, वो क्या उनको जो सतह क्षेत्र जो है, सरफेस एरिया जिस पे वो काम करते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उनको आराम से वो उसको आसानी से फर्मेंट कर पाते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट मतलब उसको गड़ाने का काम करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। तो ये कुत्तर करने के फ़ायदे हैं। तीसरा मेथड है भूसे को उच्च दबाव पर उबालना तो भाप उपचारित करना। यानी इसमें क्या करते हैं कि जो सूखा चारा है उसके अंदर हेमीसेलुलोज और सेल्युलोज जो है वो लिग्निन के द्वारा बाउंडेड होते हैं, उनसे द्वारा बंधे होते हैं। लिग्निन से ये बंधे होते हैं, और जब तक ये लिग्निन से बंधे होते हैं तब तक ये रूमन में पचाने में दिक्कत होती है। तो जब हम इसको उच्च दाब पर और या भाप से इसको उपचारित करते हैं चारे को, तो ये गोंड जो है हट जाता है और चारा जो है आसानी से पच जाता है। इसका मतलब ये है। फिर होता है भूसे का रासायनिक उपचार, यानी इस मेथड में जो रासायनिक घोल है उसमें जब चारे को मतलब उपचारित करते हैं रासायनिक घोल में, तो ये क्या करता है, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज का जो लिग्निन का
बॉन्ड है उसे ये तोड़ देते हैं। ये मेन मकसद अपना है हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का जो लिग्निन का बॉन्ड है उसको तोड़ना है, और इस बंधन को टूटने से रुमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवी जो है इन दोनों का अपघटन आसानी से कर पाते हैं। हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का डिग्रेडेशन, हेमो अपघटन जिसे बोलते हैं। इस प्रकार रासायनिक क्रिया से एक तो चारे की पाचकता बढ़ जाती है, एक वो सुगमता से पशु खा पाता है, उसको अच्छी मात्रा में खा लेता है और पचने में आसानी होती है, उसकी उत्पादकता पे भी प्रभाव पड़ता है, पशु की उत्पादकता बढ़ जाती है। ये रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? ये रासायनिक पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इनकी मात्रा कितनी लेते हैं? इनकी मात्रा जो 4.5 kg पर 100 kg स्ट्रा पे लेते हैं, यानी 1 क्विंटल अगर स्ट्रा है, भूसा है, तो उसको उपचारित करने के लिए हमें 4.5 kg सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनको ये जो केमिकल इनको लेके इसको उपचारित करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भूसे की कमी पड़ गई थी, यानी भूसे की कमी पड़ी तो जर्मनी में 1919 में इसका उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन ये विधि जो है बहुत महंगी पड़ी, महंगी विधि थी ये। अब इसकी दो प्रकार से इसको उपचारित कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एक तो बेकमेन्स मेथड है। बेकमेन्स मेथड में एक बेकमेन्स मेथड है और एक इस बेकमेन्स मेथड में क्या करते हैं? ये विधि 1921 में उपयोग में ली गई। बेकमेन्स मेथड की विधि जो है 1921 में काम में ली गई। इसमें 1.2 से 1.5% 1.2 से 1.5% वेट ओवर वॉल्यूम। वेट ओवर वॉल्यूम मतलब है वॉल्यूम होता है उसका, जो वॉल्यूम आयतन, उसमें जो वेट है उसके हिसाब से 1.5% यानी 1.2 से 1.5% NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन को 8 से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रा में लेके, यानी ये जितना घोल है उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रा ले लेते हैं भूसा, और उसमें ये विलियन में डुबो देते हैं। यानी 1 किलो स्ट्रा को 10 लीटर जो 1.5% NaOH का घोल है उसमें, यानी 10 गुना ज़्यादा पानी लेते हैं उसमें। 1 किलो स्ट्रा को 10 लीटर पानी में डुबाएं तो उसको उपचारित करने के बाद उसे साफ पानी से, जब उसको उपचारित कर लेते हैं तो उसको साफ पानी से धोते हैं। तब तक धोते हैं जब तक उसका pH न्यूट्रल नहीं हो जाए, उसका pH जो है उदासीन नहीं बना दे, यानी स्ट्रा को उदासीन बना देता है। pH आप जानते हो 7 pH जो है उदासीन होता है। तो ये क्योंकि NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कास्टिक होता है, कास्टिक जलाने वाला। इस कास्टिकता के कारण ये पाचन तंत्रों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस विलियन में 20 से 25% स्ट्रा का शुष्क पदार्थ घुलकर बाहर निकल जाता है। यानी अगर ये कास्टिक सोडा से उपचारित करते हैं तो इसका जो स्ट्रा है उसका ड्राई मैटर जो है वो 20 से 25% घुल के बाहर निकल जाता है। इससे वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है और पशु को भी नुकसान पहुंचाता है। इन तीनों कारणों से ये रसायन ज़्यादा उपयोगी रसायन नहीं है। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा रसायन ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब कॉमन और ग्रीनबार्ग ये 2 साइंटिस्ट थे 1972 में। इन्होंने कहा कि इस विधि का जो धोवन है, पानी धोते हैं ना जिसमें सोख करके ट्रीट करते हैं, वो पानी का धोवन जो है उसको फेंके नहीं, क्योंकि उसमें 20 से 30% घुलनशील तत्वों का ह्रास हो जाता है। जो घुलनशील तत्व होते हैं उनका उसमें लॉस होता है, इसलिए उस पानी को उन्होंने कहा फेंकना नहीं है इसको। अब विल्सन और पिगडोन ये 2 साइंटिस्ट उन्होंने 1964 में बताया कि NaOH को स्प्रे के रूप में भी काम में लिया जाता है। जो NaOH है उसको स्प्रे करके भी काम में ले सकते हैं, चारे के ऊपर उसको स्प्रे कर किया जा सकता है। इस स्प्रे की रेट जो है वो क्या है? NaOH के स्प्रे की रेट जो है उन्होंने बताई कि 4 किलो प्रति 100 किलो स्ट्रा होती है। यानी अगर 1 क्विंटल स्ट्रा है तो उस पर 4 किलो जो है ये स्प्रे काम में लेते हैं। इसकी मतलब स्प्रे का वेट और वॉल्यूम जो है
वेट और वॉल्यूम के आधार पर उसका विलयन है 1.5%, 1.2 से 1.5%। तो ये हो गया। उसके बाद में रूपांतरित बेकमैन्स विधि, दूसरी मेथड जो है वो है रूपांतरित बेकमैन्स विधि। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम काम में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम काम में लेते हैं, जिसमें ड्राई मैटर को नुकसान भी कम होता है, तो वातावरण में कोई हानि नहीं होती। यानी इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी मात्रा कम काम में लेते हैं। इन दोनों विधियों से, जिसमें मात्रा ज़्यादा काम में लेते हैं, ज़्यादा कम काम में लेते हैं, दोनों विधियों में अकार्बनिक खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी 20% पाचकता बढ़ जाती है। जो अकार्बनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ है, उनकी पाचकता 20% बढ़ जाती है। सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित करना, ट्रीटमेंट बाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस विधि में 4 किलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 किलो स्ट्रा की दर से, 1 क्विंटल अगर स्ट्रा है, चारा है आपके पास में, तो 4 किलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। इसे पर्याप्त पानी में डुबा देते हैं, यानी पर्याप्त पानी मिला के इसको चारे को डुबा देते हैं। इस प्रकार उपचारित की गई स्ट्रा जो है या चारा जो है 90 से 100 दिन तक उच्च कोटि की फर्मेंटेबिलिटी को प्रदान करती है। चारा जो है वो फर्मेंट हो जाता है, डाइजेशन के लिए, खाने के लिए तैयार हो जाता है, उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अच्छा रहता है। उसके कई दोष और कई लाभ है। वो क्या है? एक तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सस्ता और सुरक्षित रसायन है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये सस्ता और सुरक्षित रसायन है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनिस्बत कम होती है। ये इसका नुकसान है। ये लिग्निन की सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बंधता को धीरे धीरे तोड़ता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की लिग्निन की बंधता को, यानी उसके बॉन्ड को धीरे धीरे अपघटित करता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है लिग्निन की बंधता को शीघ्रता से तोड़ता है। अपघटन की क्रिया धीरे धीरे होने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्ट्रा को लंबे समय तक पानी में डुबो रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें अपघटन की क्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए इसको लंबे समय तक पानी में डुबो के रखने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा मेथड उपचारित करता है अमोनिया द्वारा। अमोनिया जो है उसको हम 3 प्रकार से चारे को उपचारित कर सकते हैं। एक तो अमोनिया गैस के रूप में कर सकते हैं, एक अमोनिया लिक्विड के रूप में तो उससे कर सकते हैं, और एक यूरिया से कर सकते हैं। अमोनिया में यूरिया जो आती है वो भी अमोनिया का रूप है, तो उससे भी हम चारे को उपचारित कर सकते हैं। इसकी जो है मात्रा वो है 4 किलो अमोनिया पर 100 kg स्ट्रा। अगर 100 किलो स्ट्रा है तो 4 kg अमोनिया उसमें मिलाकर 8 सप्ताह तक उचित ताप पर रखें। उसके बाद में उसको काम में लें। लेकिन इसके कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं? अमोनिया से उपचारित करने के दोष हैं। एक तो ये क्या, महंगा रसायन है, बहुत महंगा रसायन है, आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। अमोनिया जो है महंगा रसायन है, आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसे सावधानीपूर्वक एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है अमोनिया को, नहीं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको ले जाने में भी आसानी नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अमोनिया के स्थान पर यूरिया को काम में लेते हैं, जो कि सॉलिड होता है। यूरिया जो हम खाद डालते हैं उसको काम में लेते हैं, वो एक अच्छा साधन है। अब यूरिया द्वारा उपचारित चारे को कैसे उपचारित करते हैं? हम क्या करते हैं कि चारे को किसी ऊंचे स्थान पर बिछा देते हैं, ऊंचे स्थान पर बिछा देते हैं। यानी कोई ऊंचा स्थान होता है उस पर उसका चयन करते हैं, वहाँ हम उस चारे को रखते हैं, और उसके ऊपर ढकने का कोई साधन होना चाहिए। ठीक है। यूरिया का विलयन कैसे तैयार करते हैं? 4 किलो यूरिया को 80 लीटर पानी में मिला लेते हैं, और वो जो घोल है वो 100 किलो चारे को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। यानी 80 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया को मिला लेते हैं और इस 100 किलो चारे को उससे उपचारित कर सकते हैं। 1 फीट ऊंचाई में स्ट्रा को बिछा लेते हैं। स्ट्रा की 1 फीट ऊंचाई की सतह पे उसको बिछा लेते हैं। 1 फीट ऊंचा सतह चारे का बना लेते हैं, उस पर उस घोल को छिड़क देते हैं। जब 1 फीट की ऊंचाई पे घोल को छिड़क लेते हैं तो फिर उस पर दूसरी सतह बना लेते हैं, उस पर घोल को फिर छिड़कते हैं, और इसके बाद में इसको बोरी से, टाट पट्टी से या प्लास्टिक बैग से, त्रिपाल से, मोम जामे आदि से ढककर इसको एयर टाइट कर देते हैं। यानी उसके अंदर एयर नहीं बचनी चाहिए।
14 से 21 दिन तक इसको इस तरह से रखते हैं और 14 से 21 दिन बाद में इसको एक साइड से खोल लेते हैं और धीरे धीरे इसको पशु को खिलाते हैं। इससे क्या होता है आप जानते हो, जब उसमें यूरिया मिलाते हैं तो वो यूरिया में नाइट्रोजन होती है और वो प्रोटीन में चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन जो मिलती है ना भोजन को, वो जाके फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है रूमेन में जाके। इसको 6 महीने से छोटे बछड़ों को नहीं खिलाते हैं। ये क्यों नहीं खिलाते हैं? तो उनके अंदर ये विषाक्तता का प्रभाव डालती है, क्योंकि उनका रूमन जो है 6 महीने से पहले एक्टिव नहीं होता पूरी तरह से। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या है कि इसके फ़ायदे ये है कि एक तो इसको चारे को उपचारित करने से उसकी जो एक्स्ट्रा की डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन है वो 2 से बढ़ के 5 से 7% तक हो जाती है। अगर वो 2% है तो वो इस ट्रीटमेंट से बढ़ जाएगी, वो 5 से 7% तक बढ़ जाएगी। अब इसका जो ड्राई मेटल है, इसका जो सूखा पदार्थ है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है 15 से 20% बढ़ जाएगी और 30% जो ड्राई मैटर है उसकी दर जो है खाने की दर, ड्राई मैटर को खाने की दर है वो इनटेक करने की यानी भोजन करने की दर जो है पशु उसको ज़्यादा खाएगा वो 30% जो है बढ़ जाएगी। इसका टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है वो 44 से 58% बढ़ जाएगा। तो ये इसके फ़ायदे जो है यूरिया उपचारित चारे के ये 4 फायदे ये आपको याद करने को भी ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लास्ट जो मेथड है वो है जैविक उपचार, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, या तो एंजाइम से उपचार करते हैं चारे का, या फिर किण्वीकरण फर्मेंटेशन के द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको घोल करके उसमें 3 से 5% जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें छिड़क देते हैं, जिससे फर्मेंटेशन होता है और उसके बाद में उसको सेल्यूलोलाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म या ब्रान प्रकार के कल्चर को 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 दिन के लिए मिला देते हैं उसमें। यानी ये कल्चर मिलाते हैं किसका, सेल्यूलाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, एक शैलीय जो जीव होते हैं उनका कल्चर होता है, ये उसमें मिला देते हैं। तो ये दोनों प्रकार का मेथड हो गया, फिजिकल और जैविक। एक एंजाइम उपचार है, सेल्यूलोज विलियन को 25 मिलीग्राम पर 100 kg एक्स्ट्रा के हिसाब से छिड़कते हैं सेलुलोज विलियन को। सेल्यूलोज विलियन जो होता है उसका मतलब ये एंजाइम होता है। इसके बाद में सफ़ेद रोड फफूंदी, सफ़ेद रोड फफूंदी आती है, और फफूंदी मतलब फंगाई, फंगस जिसे बोलते हैं वो, और मशरूम आप जानते हो आजकल मशरूम की खेती करते हैं जिससे हम सब्जी बनाते हैं, वो मशरूम या अन्य सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, फ़ायदेमंद कीटाणु होते हैं एक शेल वाले, उनको स्ट्रा में मिला देते हैं। इसमें लिग्निन का अपघटन हो जाता है, यानी जो स्ट्रा में सेलुलोज रेमुस सेलुलोज जो है लिग्निन से जुड़े होते हैं बॉन्ड द्वारा, वो टूट जाता है और सूखे चारे की पोषकता बढ़ जाती है। तो ये मेथड थे उसके चारे की पाचकता को या उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने की सूखे चारे की। ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जितने भी मतलब ये प्रतिशत और इसकी पाचकता कितनी बढ़ती है या इसमें घोल कितने % बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करनी जो एग्जाम में पूछी जाती है। धन्यवाद।